नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि भूमिका भी अपने कमरे में थी। वो अपनी ईमेल चेक कर रही थी, तभी वहाँ पर शिवराम भूमिका को बुलाने के लिए आता है। उसकी बातों को सुनकर भूमिका भी दादी माँ के कमरे की तरफ बढ़ जाती है और वहाँ जाकर कहती है कि आपने मुझे बुलाया। भूमिका की इस बात पर सुहासिनी मारवा कहती है, हाँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। तुम अपने भाई रोहित से बात करो और उसे याद दिलाओ कि वो मारवा खानदान का बेटा है, उसकी यहाँ के प्रति भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या वो अपने छोटे भाई यानी के सनी के इतने अच्छे दिन को खराब करना चाहता है? क्योंकि अब उसकी शादी फिक्स हो चुकी है। अपनी दादी माँ की ये बात सुनकर अब भूमिका कहती है, आप ये क्या कह रही हैं दादी माँ? हाँ, भला रोहित ऐसा क्यों करना चाहेगा? इवन रोहित, सनी क्या हम में से किसी के लिए भी ऐसा नहीं सोचेगा, क्योंकि वो हम सभी बहन भाइयों से बहुत ही प्यार करता है। वो कभी ऐसा सोच ही नहीं सकता। भूमिका की इस बात को सुनकर अब सुहासिनी मारवा कहती है, रोहित का फोन ही नहीं लग रहा है, पता नहीं वो कहाँ पर है। तुम्हारी जब भी उससे बात हो तो उससे कहो कि वो रोहित मारवा है, उसके अपने परिवार के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन्हें उसे ही पूरा करना होगा, क्योंकि वो यहाँ पर मारवा हाउस का हेड भी तो है। ये सुनते भूमिका कहती है, लेकिन आपको कैसे पता चला दादी माँ कि रोहित ठीक है? क्योंकि ये बात तो आप भी जानती हैं ना कि रोहित ठीक नहीं है, तो आपको कैसे पता चल रहा है? मेरा मतलब है अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना। तो अब भूमिका की इस बात को सुनकर सुहासिनी मारवा कहती है, एक काम करो, ठीक है, मैं मानती हूँ उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन अभी अपनी भाभी को फोन लगाओ, मुझे तुम्हारी भाभी से बात करनी है। अब उसकी ये बात सुनकर भूमिका हाँ में अपना सिर हिलाती है, तो अब इधर सुहासिनी मारवा कहती है, और हाँ भूमिका, अगर तुम्हारी भाभी भी तुम्हारा फोन ना उठाए तो एक बार फिर मैं खुद गुलेरिया हाउस जाकर ही अब करण गुलेरिया से बात करूंगी, क्योंकि अब हमारे पास समय बहुत ही कम है। मुझे अब जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और हाँ, अगर तुम्हारी अनिका से बात होती है तो अनिका से कहना कि उसे यहाँ पर होना चाहिए। क्या सनी उनके लिए कोई भी मायने नहीं रखता है? क्योंकि सनी रोहित का भाई है। ये सुनते ही भूमिका कहती है, दादी माँ, आपको पता है कि रोहित और अनिका हमेशा से ही सबसे पहले अपने परिवार का सोचते हैं। आप इस तरह से कैसे बातें कर रही हैं? क्योंकि आज तक रोहित और अनिका दोनों ने ही अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। हमें उन दोनों को कुछ भी याद दिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पर परिवार का नाम आता है वहाँ पर वो दोनों पहले से ही बिना कुछ कहे ही अवेलेबल रहते हैं। इवन परिवार के लिए वो कितना कुछ करते भी तो हैं। तो सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी पर परिवार रहता है, उसके बाद खुद का। और हाँ, सनी ने अनिका और रोहित दोनों को पहले से ही मैसेज कर दिया है, जहाँ तक मुझे पता चला है, क्योंकि सनी भी अपने भाई और भाभी के बिना बिल्कुल भी ये शादी नहीं करना चाहेगा। और हाँ, जब सनी ने अनिका को मैसेज किया था तो उन्होंने सनी को रिप्लाई भी दे दिया है। वो रोहित भैया दोनों ही यहाँ पर सनी की शादी में आएंगे। अब भूमिका की ये बात सुनते ही सुहासिनी मारवा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि फाइनली अब उसे कंफर्मेशन मिल चुका था कि रोहित और अनिका अब भी शादी में आएंगे, जो वो चाहती थी। क्योंकि ये सारा खेल यहाँ पर धर्मराज मारवा का रचाया गया था। सुहासिनी मारवा तो बस इसमें एक प्ले कर रही थी और वो उसे अभी इन सब चीज़ों से अनजान थी। और इसलिए सुहासिनी मारवा कहती है, ठीक है, फिर तो जाओ तुम। अभी नीचे मैंने कुछ कार्ड के डिजाइन्स मंगवाए हैं, ऐसा करो तुम वो कुछ डिजाइन्स को सेलेक्ट कर लो, उसके बाद ही हम तय करेंगे। और हाँ, सनी और मुक्ता की शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, एक बार अनिका से कहो कि जल्द से जल्द यहाँ पर आए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ पर शादी वाले दिन ही आए, क्योंकि उसे यहाँ पर पहले आकर अपने कुछ फर्ज हैं उन्हें पूरा करना है।
दादी माँ की ये बात सुनते ही भूमिका अब उनकी इस बात पर कोई भी रिएक्शन नहीं देती है और अब वो कहती है, ठीक है दादी माँ, अब मैं चलती हूँ। और ये कहते हुए ही अब भूमिका उनके रूम से जाने लगती है। भूमिका अब अपनी दादी माँ के कमरे से निकलकर अब जा रही थी। भूमिका भी यहाँ पर जाते जाते बहुत कुछ सोच रही थी, क्योंकि एक तरफ सुहासिनी मारवा ने उसे अनिका से बात करने के लिए कहा है, लेकिन भूमिका खुद भी अनिका के साथ कांटेक्ट करना चाहती थी। वो सिर्फ यहाँ पर सनी की शादी को लेकर ही उससे बात नहीं करना चाहती थी, बल्कि उसे अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी अनिका के साथ कुछ बात करनी थी, जो उसके लिए बहुत ही जरूरी थी। इधर भूमिका यहाँ पर अपनी ही सोच में थी कि वो एक बार अनिका से बात कर लेती है, बट बस वो फोन उठा ले। इसलिए जब वो यहाँ पर ये सब कुछ सोचते हुए जा रही थी, तभी उसे इस बात का भी एहसास नहीं होता कि कोई उसके सामने आ रहा है। और जाते जाते यहाँ पर भूमिका सामने एक शख्स के साथ टकरा जाती है। जैसे ही भूमिका उस शख्स से टकराती है, वो उसके चेहरे की तरफ भी नहीं देखती, वो अपने ख्यालों में ही बस उसे सॉरी बोलकर दूसरी तरफ निकल जाती है। जैसे ही भूमिका यहाँ पर सॉरी बोलकर दूसरी तरफ बढ़ी, तभी पीछे से उसके कानों में एक आवाज आती है, ध्यान ध्यान कहाँ है तुम्हारा भूमिका। अब जैसे ही ये आवाज भूमिका के कानों में गई, तो भूमिका एकदम से अपने पैरों को वहीं पर ही रोक लेती है और वो अचानक से अपनी सोच से अपने सेंस में आती है। और इस आवाज़ को सुनकर अब वो जल्दी से पीछे मुड़कर देखती है, तो ये शख्स कोई और नहीं उसके दादाजी यानी के धर्मराज मारवा थे। अपने दादाजी को वहां पर अपने सामने खड़ा देखकर अब भूमिका कहती है, सॉरी दादाजी, वो मेरा ध्यान कहीं और ही था, मैं बस कुछ सोच रही थी, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं आपसे टकरा गई, इवन मैंने आपकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया, सॉरी फॉर दैट। इस बात पर अब यहाँ पर दादाजी कहते हैं, भूमिका मैंने कितनी बार कहा है, अपने ऑफिस का काम अपने ऑफिस में ही छोड़ कर आया करो, घर का माहौल काफी अच्छा है, इसलिए अपने ऑफिस का प्रेशर घर के माहौल पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। ये शादी वाला घर है, थोड़ा मूड अच्छा करो, क्योंकि अपने मूड को अभी शादी के अकॉर्डिंग ही बना कर रखो, ना कि ऑफिस की टेंशन में उसे दबा कर रखो। अब यहाँ पर अपने दादाजी की ये बात सुनते ही भूमिका कहती है, दादाजी इधर ये कहते हुए ही भूमिका अब हाँ में अपना सिर हिलाती और वहाँ से जाने लगती है। तो वहीं अब यहाँ पर धर्मराज मारवा भी अब अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। इधर कुछ ही देर के बाद जब वो अपने रूम में आते हैं, तो इधर सुहासिनी मारवा को अपनी ही किसी सोच में देखकर अब वो कहते हैं, क्या हुआ है, तुम कहाँ पर खोई हो। क्योंकि जब धर्मराज मारवा यहाँ पर कमरे में आए, तो वो देखते हैं कि सुहासिनी को तो उसके आने का अंदाजा भी नहीं हुआ। वो खुद हैरान थे। एक तरफ जहां भूमिका अपनी सेंस में थी, तो इधर सुहासिनी भी कुछ सोच रही थी जिसे उसके आने का भी पता नहीं चला। तो इसलिए वो सीधे ही अपने पत्नी से ये पूछते हैं। इधर धर्मराज मारवा की इस बात पर सुहासिनी मारवा कहती है, आपको क्या लगता है, क्या धनंजय यहाँ पर आएगा? क्योंकि पता नहीं, मुझे धनंजय को लेकर काफी चिंता हो रही है। मुझे घूम फिर कर बस यही लग रहा है कि पता नहीं वो सनी की शादी में आएगा भी या नहीं। अब सुहासिनी की इस बात पर दादाजी कहते हैं, मैंने कितने बार कहा है ना सुहासिनी, देखना वो जरूर आएगा, हमारे लिए ना सही लेकिन वो सनी के लिए यहाँ पर मारवा हाउस में जरूर आएगा। और वैसे भी उसे वो सनी से बहुत ही प्यार करता है। यहाँ पर ये दोनों भी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो इधर दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस में अपने रूम में देवराज गुलेरिया यहाँ पर कहते हैं, बस अब बहुत हो गया है, मुझे भी अब ओमकार और प्रीति की शादी भी अब उसी डेट पर ही फिक्स करनी होगी। अब इन लोगों ने मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा। मैंने सोचा था कि ओमकार या प्रीति ये दोनों ही इन सब को कन्विंस कर लेंगे, लेकिन मुझे अब सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। इसलिए अब मुझे ही अपना एक फाइनल डिसीजन लेना होगा। मुझे पता है कि राजेश्वर पीरामल के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा। वो खामोश तो नहीं बैठा होगा। जहाँ एक तरफ देवराज गुलेरिया राजेश्वर पीरामल की ही सोच को समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर अब ऐसी सिचुएशन में जब ये तीनों ही दोस्त अपने
अपने घरों में हैं, तो अब वो उस राजेश्वर क्या कुछ प्लान बना रहा होगा। तो वहीं दूसरी तरफ इधर स्पेशल डिपार्टमेंट के अंदर इंस्पेक्टर अब्बास अभी अपने लोगों से बातें कर रहे थे। वो भी यहाँ पर अपने ऑफिसर से कहते हैं, एक नया ऑफिसर हमारे डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने वाला है, हमें उनकी वेलकम की तैयारी करनी चाहिए। अब इंस्पेक्टर अब्बास की ये बात सुनते ही अर्जुन सिंह कहता है, लेकिन सर वो किस पोस्ट के लिए है? मेरा मतलब है वो कौन सी पोस्ट पर आ रहा है? अर्जुन सिंह की इस बात पर इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, वो हमारे नए मिशन को लीड करेगा और हाँ, वो पेरिस स्पेशल डिपार्टमेंट के एक होनहार ऑफिसर हैं और वो हमारी ही तरह उन्होंने भी बहुत से केस को सोल्व किया है। काफ़ी टैलेंटेड पर्सन है वो इंडियन है, तो उन्होंने अपना ट्रांसफ़र अब वहाँ से इंडिया में करवाया है। ये सुनते ही अब सभी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तो इधर पेरिस में यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा के पैलेस में यहाँ पर बेसमेंट में अब एक कार खड़ी हुई थी, जिस कार के अंदर यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा और आयशा मारवा दोनों ही थी। अब इस खड़ी हुई कार के अंदर यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा को अब धीरे धीरे होश आता है। जैसे ही स्वाति को अब होश आता है तो वो अपना सिर पकड़कर अब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करती है। तो वहीं जब पूरी तरह से जब वो होश में आ जाती है तो अब उसकी नज़र अपने बगल में लेटी हुई आयशा मारवा के ऊपर जाती है। आयशा मारवा जो कि अभी पूरी तरह से बेहोश थी, इसलिए स्वाति अब यहाँ पर आयशा को होश में लाने की कोशिश करती है। अब वो आयशा के एक हाथ को हिलाते हुए कहती है, आयशा उठो। और जब वो यहाँ पर देखती है कि आयशा उठ ही नहीं रही है तो अब स्वाति आयशा के गालों को हिलाकर आयशा को होश में लाने की कोशिश करती है। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी अभी आयशा को यहाँ पर होश ही नहीं आ रहा था। इसलिए स्वाति ये सब देखकर अपनी गाड़ी में पीछे की तरफ देखती है तो वहाँ पर स्वाति देखती है कि उसकी गाड़ी में एक पानी की बोतल रखी हुई थी। उस पानी की बोतल को उठाने के बाद स्वाति मल्होत्रा उस बोतल से थोड़ा सा पानी अपने हथेली पर लेती है और उस पानी को लेने के बाद वो यहाँ पर आयशा के मुंह पर उस पानी के कुछ छींटे उसके मुंह पर डालती है और कहती है, आयशा होश में आओ। इधर जैसे ही पानी के छींटे आयशा के चेहरे को टच करते हैं तो आयशा धीरे धीरे होश में आती है और जब वो यहाँ पर अपनी आंखें खोलती है तो अपने आस पास देखती है तो आयशा खुद को एक गाड़ी में पाती है। इसलिए खुद को इस गाड़ी में देखकर आयशा मारवा कहती है, अब ये मैं यहाँ पर कैसे आई हूँ स्वाति? आयशा की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, वो सारी बातें हम बाद में सोचेंगे आयशा, पहले हम अंदर चलते हैं, क्योंकि पहले हम जिस काम के लिए आए हैं पहले हम उसे कर लेते हैं, क्योंकि हम पहले ही हम लेट हो चुके हैं। स्वाति की ये बात सुनते आयशा भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और वो दोनों जल्दी से ही अब इस गाड़ी के दरवाजों को खोलती हैं और अपनी खिड़की से निकलकर उस गाड़ी से बाहर आ जाती हैं। वो दोनों जैसे ही निकलकर पहले इसके अंदर की तरफ जाने लगती हैं तो कुछ ही देर में वो जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पर आती हैं तो यहाँ पर आने के बाद अब आयशा मारवा कहती है, तुम धनंजय को फ़ोन करो ना स्वाति, वो अभी तक यहाँ पर पहुँचे भी हैं या नहीं, क्योंकि धनंजय को तो अब तक यहाँ पर पहुँचना चाहिए था ना, वो यहाँ पर दिख क्यों नहीं रहे। अब आयशा की इस बात पर इससे पहले कि स्वाति कुछ भी कहती कि तभी उनके कानों में भी यहाँ पर एक आवाज़ आती है जो कि चुप क्यों हो आयशा, जवाब दो, मुझे धोखा क्यों दिया तुमने। जैसे ही ये आवाज़ स्वाति और आयशा के कानों में जाती हैं तो वो दोनों हैरानी से बस एक दूसरे को ही देखने लगती हैं कि ये आवाज़ कैसी थी। और आयशा तो यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा के साथ थी ना, इसलिए स्वाति भी यहाँ पर आयशा से कहती है, तुम यहीं पर ही रुको आयशा, मैं एक बार बाहर देख कर आती हूँ कि बाहर हो क्या रहा है। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनते ही आयशा भी हाँ में अपने सिर को हिला देती है। तो वहीं स्वाति भी अब उस रूम से बाहर निकलकर थोड़ा सा झुककर जब रेलिंग के पास जाकर देखती है तो जो नज़ारा यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा की आंखों के सामने था उसे देखकर तो वो हैरान हो जाती है
और अब वो कहती है इन दोनों दोस्तों का सच में कोई भी भरोसा नहीं, ये दोनों सच में कुछ भी कर सकते हैं। अरे इनके अंदर तो कोई ना कोई खिचड़ी बनती ही रहती है। ये कहते हुए ही स्वाति को अब किंग की वही बात याद आ जाती है जब किंग ने कहा था कि वो दोनों दोस्त यानी कि करण और धनंजय दो जिस्म और एक जान है। किंग की ये बात याद करते हुए ही अब स्वाति कहती है मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ। सच में ये कुछ ना कुछ तो उल्टा सीधा करते ही रहते हैं और जिसके बारे में किसी को भनक तक नहीं लगने देते। जहाँ एक तरफ स्वाति मल्होत्रा के चेहरे पर हैरानी साफ साफ दिखाई दे रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ इधर राजमहल में अब तक आलिशा की चीख से सभी यहाँ पर महेंद्र पीरामल के रूम में आ जाते हैं, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर आलिशा आई थी उसकी महेंद्र को देखकर एकदम से ही चीख निकल गई थी। इधर बड़ी रानी वहाँ पर रूम में आने के बाद सबसे पहले, क्योंकि उसे आलिशा की चीख सुनने से वो थोड़ी सी घबरा गई थी, इसलिए वो सबसे पहले यहाँ रूम में ना देखकर सीधे ही आलिशा से कहती है क्या हुआ है आलिशा, आप इस तरह से चिल्ला क्यों रही थी, सब ठीक तो है ना। इधर अपनी बड़ी रानी की ये बात सुनते ही आलिशा अब अपने हाथ के इशारे से सभी उस डायरेक्शन में देखने को कहती है। तो जैसे ही आलिशा ने अपना हाथ एक डायरेक्शन की तरफ किया तो उसके हाथ का पीछा करते हुए वहां पर जितने भी लोग आलिशा की चीख सुनने से यहाँ पर आए थे वो सभी जैसे ही अब उस डायरेक्शन की तरफ देखते हैं तो वो वहां का नज़ारा देखकर एकदम से ही चौंक जाते हैं। इधर बड़ी रानी तो पूरी तरह से हैरान थी। वो भी हैरानी में अपने कदमों को अब उसी डायरेक्शन की तरफ बढ़ा देती है और जैसे ही वो उधर पहुंचती हैं तो वहां पर महेंद्र पीरामल बैठे हुए थे। वो जैसे ही महेंद्र के पीछे जाकर उसे के पीछे खड़े होकर कहती है भाई क्या हुआ है, आप इस तरह से ये क्या कर रहे हैं। इधर यहाँ बड़ी रानी की ये बात सुनते ही अब महेंद्र पीरामल जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें देखकर तो बड़ी रानी अब और भी हैरान हो जाती है, क्योंकि जब वो यहाँ पर इस कमरे में आई थी तो उन्हें बस महेंद्र की कमर ही पीछे से दिखाई दे रही थी, लेकिन अब पूरा महेंद्र को देखकर तो उन्हें एक जोर का शौक लगता है। अब महेंद्र को देखते ही बड़ी रानी कहती है ये क्या है महेंद्र, तुमने ये क्या हाल बनाया हुआ है, पागल तो नहीं हो गए हो ना तुम। इधर बड़ी रानी की ये बात सुनते ही अब महेंद्र पीरामल कहते हैं दीदी मैं ये उपाय कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ताकि उस चुड़ैल से बच सकूं, क्योंकि अगर मैं ये उपाय करूँगा तो वो चुड़ैल मेरे आसपास बिल्कुल भी नहीं आएगी। महेंद्र पीरामल को अभी भी ये शौक लगा हुआ था जब उसने आयशा मारवा की आवाज़ दोनों ही फ़ोन से दो अलग अलग फ़ोन से सेम वॉइस को सुना था। इधर महेंद्र की ये बात सुनते ही बड़ी रानी अब अपने एक हाथ को अपने सिर पर मारते हुए कहती है ओफो महेंद्र, तुम्हारे दिमाग से ये चुड़ैल का भूत उतरेगा। तुम अभी तक क्या उसी ही बात को लेकर बैठे हुए हो। अरे ऐसा वैसा कुछ नहीं है। और ये क्या हुलिया बनाया हुआ है तुमने। अरे तुम्हें ऐसे कोई भी अगर इस हालत में देखेगा तो ऐसे तो कोई भी डर जाएगा। इधर यहाँ पर उसे इस तरह से देखकर तो अब ये सुनते ही महेंद्र पीरामल कहते हैं अरे दीदी मुझे देखकर कोई क्या ही डरेगा, क्योंकि मैं तो खुद ही डरा हुआ हूँ। अरे मैंने आपको बताया तो था कि मेरे साथ क्या कुछ हो रहा है। मेरे ऊपर एक चुड़ैल का साया है, इसलिए मैं ये बात जानने के लिए एक बाबा की गुफा में भी गया था। और पता है दीदी, जब मैं वहाँ पर गया था तो उन्होंने मुझे ये उपाय बताया था कि अगर मैं ये सब करूँगा तो उस चुड़ैल का साया मेरे ऊपर से हट जाएगा। इधर महेंद्र की ये बात सुन जैसे ही आलिशा ने सुनी तो ये सुनते ही आलिशा कहती है मामा जी, आपको सच में आपको ऐसे देखकर कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आप वर्ल्ड के बेस्ट लॉयर हैं। अरे आपको क्या ये सब करना शोभा देता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अरे इतने अच्छे वकील होने के बावजूद आप ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं क्या? आप एक बार अपने आप को शीशे में तो देखिए, आपने अपनी क्या हालत बना रखी है। भला आप कोई भी देखकर आपको ये कहेगा कि सच में आप पागल वागल हो गए हैं। आप अभी जाओ और जाकर बाथरूम में सबसे पहले तो अपना हुलिया ठीक कीजिए, और हाँ, तब तक हम सर्वेंट को कहते हैं कि वो आपके इस पूरे ही रूम को साफ कर दें। इधर आलिशा की ये बात सुनते ही अब महेंद्र पीरामल कहते हैं नहीं आलिशा, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ।
और अगर अगर मैं अभी बाथरूम में चला गया तो वो चुड़ैल। अब यहाँ पर महेंद्र ने इतना ही कहा था कि महेंद्र को बीच में रोकते हुए ही यहाँ पर बड़ी रानी कहती है, अब बस बस महेंद्र, अब बस भी करो, कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है यहाँ पर। मैं कब से यही सब सुने जा रही हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरी बातों को सुन ही नहीं रहे हो। और हाँ, अगर तुमने अभी ये ड्रामा ख़त्म नहीं किया तो सच में महेंद्र, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अब की बार मैं तुम्हें सच में पीपल के पेड़ पर ही उल्टा लटका दूंगी। फिर जब वहाँ पर पीपल के पेड़ पर उल्टे लटके रहोगे तो शायद तुम्हारा ये चुड़ैल का साया अपने आप ही उतर कर भाग जाएगा। इधर बड़ी रानी की ये कड़क आवाज़ सुनते ही अब यहाँ पर महेंद्र बस उसी की तरफ ही देख रहे थे। और इधर यहाँ पर बड़ी रानी ये कहते हुए ही वहाँ से उस रूम से बाहर की तरफ जाने लगती है। तो बड़ी रानी को जाता हुआ देखकर उसके पीछे एक एक करके अब सभी उस रूम से निकल कर जाने लगते हैं। तो वहीं महेंद्र पीरामल जो बस अब यहाँ पर इन सब को इस तरह से जाता हुआ देख रहे थे। इन सब के जाने के बाद अब यहाँ पर महेंद्र पीरामल कहते हैं, दीदी ये तो बहुत ही गलत बात है। जब वो चुड़ैल आपके दोनों भाइयों को पकड़ कर ले जाएगी ना, तब आपको पता चलेगा। अरे कैसी बहन है आप। आपने क्या धनंजय की हालत नहीं देखी थी। अरे धनंजय ऐसे ही बेहोश नहीं हो गया था, वो भी बस इस चुड़ैल के साए की वजह से ही बेहोश हुआ था। और अब आपको मेरी भी हालत नहीं दिख रही है। मेरी बात को तो कोई भी सुनना ही नहीं चाहता है। अरे मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। अरे धनंजय भाई के ऊपर और शायद मेरे ऊपर मम्मी। अब यहाँ पर ये कहते हुए ही महेंद्र अपनी बात को अधूरा छोड़ देते हैं और फिर से कहते हैं, एक मिनट, कहीं उस नए किंग ने, क्योंकि उसने हमारी माँ को किडनैप किया था ना, तो कहीं उसने हमारी माँ को अब टपका तो नहीं दिया है। अरे होने को तो कुछ भी हो सकता है। कहीं ये चुड़ैल माँ ही तो नहीं है। हे गुफा वाले बाबा, बचा लो मुझे बचा लो। क्योंकि ये लोग तब मेरी बात को मानेंगे जब उस चुड़ैल का इनसे सामना होगा। और ये कहते हुए ही महेंद्र पीरामल, क्योंकि अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, बड़ी रानी ने उन्हें साफ वार्निंग दे दी थी, इसलिए ना चाहते हुए भी वो भी यहाँ पर बाथरूम में शावर लेने के लिए चले जाते हैं। तो इधर दूसरी तरफ बूढ़े किंग के पैलेस में रोहित अब यहाँ पर रिया को लेकर आ जाता है। रोहित जब यहाँ पर आता है तो उसके हाथ में यहाँ पर रिया बेहोश थी, इसलिए वो रिया को लेकर अभी एलिवेटर में जाकर सीधा ही 7th फ्लोर के बटन को प्रेस कर देता है। इधर कुछ ही देर के बाद जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो रोहित अब अपने कदमों को रिया के रूम की तरफ बढ़ा देता है। रोहित जैसे ही रिया के रूम को खोलकर उसके रूम में जाता है तो वो सबसे पहले रिया को यहाँ पर कंफर्टेबली वहाँ पर उसके बेड पर लेटा देता है और उसके बाद वो एसी के टेम्परेचर को सेट करता है ताकि रिया को ना तो यहाँ पर ठंड लगे न ही गर्मी। और इधर को ये करने के बाद अब वो रिया को एक चादर उड़ाकर अब यहाँ पर रिया के कुछ देर तक रिया के सिर पर प्यार से अपना हाथ फेरता रहता है। और कुछ देर उसके पास बैठने के बाद अब रोहित उसे एक फोरहेड किस करता है। और इसके बाद अब वो रिया के रूम से निकलकर अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। रोहित जैसे ही यहाँ पर अपने रूम के दरवाजे को खोलकर जब अंदर आता है तो वो यहाँ पर देखता है कि अनिका तो बेड पर ही बैठे बैठे सो गई थी, इसलिए अनिका को बेड पर इस तरह से सोता हुआ देखकर अब रोहित अनिका के पास जाता है और अब वो बड़े ही ध्यान से उसे लेटाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर अनिका ऐसे ही सोती रही तो उसकी बॉडी में बाद में पेन होगा। अब इसलिए अनिका को अच्छी तरह से सुलाकर अब रोहित अपने कबर्ड के पास जाकर अपने कपड़ों को निकालकर वो सीधा ही सबसे पहले बाथरूम में शावर लेने के लिए चला जाता है। इधर कुछ ही देर के बाद जैसे ही रोहित शावर लेकर बाहर आता है तो वो देखता है कि अनिका अब जग चुकी थी। अनिका को ऐसे उठा हुआ देखकर अब रोहित कहता है, अब कैसी तबीयत है अनिका तुम्हारी, अब कैसी हो, पाँव का दर्द अब कैसा है। रोहित ने ये सुनते ही
अब यहाँ पर अनिका कहती है, मैं ठीक हूँ मिस्टर मारवा। वो मुझे आपसे ये कहना था कि क्या मैंने पेरिस मैनेजमेंट कॉलेज जा सकती हूँ? इट्स अर्जेंट मिस्टर मारवा। अनिका की ये बात सुनते ही रोहित कहता है, अनिका, तुम्हें कहीं भी जाने के लिए सबसे पहले तो मेरे परमिशन की ज़रूरत नहीं है। वैसे क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैं किंग की पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि अभी रोहित के दिमाग में फिर से वही किंग की वार्निंग याद आ रही थी, उसके नाना जी की वार्निंग, जो उन्होंने कहा था कि तुम किंग होने के हकदार नहीं हो, तुम इसकी गरिमा को नहीं जानते। अब यहाँ पर रोहित की इस बात को सुनकर अनिका समझ जाती है कि नाना जी के कहे हुए शब्द अभी भी शायद रोहित के दिमाग में रह चुके हैं। इसलिए अब अनिका ये सब समझते हुए अब कहती है, मिस्टर मारवा, आगे चलकर हमारे बच्चे हमसे भी ज़्यादा आगे निकलेंगे ना, तो हमें खुशी तो मिलेगी। वैसे अगर देखा जाए तो आपकी फैमिली में से किसी ने भी आपका किंग वाला रूप देखा ही कहाँ है, क्योंकि आपकी फैमिली में से किसी को पता भी तो नहीं है ना कि आप किंग हैं। सभी ने तो बस आपका रोहित मारवा वाला ही रूप देखा है। वैसे हम मारवा हाउस जाएंगे या फिर? अभी यहाँ पर अनिका ने ये कहते हुए अपनी बात को अधूरा छोड़ दिया। इधर अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है, देखो अनिका, मुझे वो शादी से ज़्यादा अब एक ट्रैप लग रहा है, क्योंकि अगर दादाजी वहाँ पर नहीं होते तो शायद मैं एक पल के लिए सोच लेता कि हमें वहाँ पर जाना चाहिए, लेकिन अगर दादाजी वहाँ पर हैं तो ये लोग मिलकर अब कुछ भी कर सकते हैं। वो ज़रूर एक ट्रैप है। हमें वहाँ पर, अगर हम वहाँ पर जा रहे हैं तो अनिका हमें वहाँ पर पूरी ही तैयारी के साथ जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर बात हमारे दुश्मनों की भी है, और साथ के साथ वो दुश्मन जिन्होंने एक परिवार का मुखौटा पहना हुआ है, जिसके सामने हमें अपनी इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा करना है। तुम समझ रही हो अनिका कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? रोहित की ये बात सुनते ही अनिका कहती है, हाँ मिस्टर मारवा, आप क्या कहना चाहते हैं वो मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ। वैसे क्या आप मुझे सच बताएंगे कि उस दिन अवार्ड फंक्शन की रात में चिराग को क्या हुआ था? देखो मिस्टर मारवा, बहुत समय हो गया है और मुझे पूरा का पूरा सच जानना है कि आखिर उस समय क्या हुआ था और आपको किडनैप करने वाले लोग कौन थे, और सबसे बड़ी बात कि आपने नानी माँ को कब देखा था, क्योंकि जिस तरह से नानी माँ आपके पैलेस में थी तो मुझे सब कुछ जानना है मिस्टर मारवा। इधर अनिका की बात को सुनकर अब रोहित अनिका के सामने जाकर बैठ जाता है और अब उसके सामने बैठकर उसके दोनों ही हाथों को अपने हाथों में लेकर कहता है, अनिका, वो बात ऐसी है कि यहाँ पर रोहित अब अपनी उस रात की बात अनिका को बताने शुरू करने ही वाला था कि तभी अब इनके कमरे का दरवाजा अब नोक होने लगता है। दरवाजे के नोक की आवाज़ को सुनकर अब रोहित अनिका से कहता है, हाँ मैं देखता हूँ अनिका कि इस वक्त कौन है। इधर रोहित की इस बात पर अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है, तो वहीं रोहित अब बेड से खड़ा होकर सीधा ही दरवाजे के पास जाता है और दरवाजे को खोल देता है। रोहित ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने अपनी नानी यानी अनंता को देखकर अब रोहित कहता है, नानी माँ, आप यहाँ पर? क्या कुछ काम था क्या? रोहित की ये बात सुनते ही अब अनंता कहती है, हाँ रोहित, मुझे अनिका से कुछ काम था। एक्चुअली वो क्या है ना कि मुझे अनिका से कुछ बात करनी है। वैसे वो जग रही है कि या सो रही है अभी। अनंता की ये बात सुनते ही रोहित कहता है, हाँ नानी माँ, अनिका भी जगी हुई है। आप ऐसा कीजिए, आप अभी अनिका से बात कीजिए, तब तक मैं माँ को देख कर आता हूँ। और ये कहते हुए रोहित अब वहां से जाने ही वाला था कि तभी अनंता रोहित को रोकते हुए ही कहती है, रुको रोहित, तुम्हारी दोनों माँ यहाँ पर नहीं है। अब ये सुनते ही रोहित हैरानी से अब अपनी नानी माँ की तरफ ही देखता है कि आखिर उसकी माँ यानी दोनों ही माँ कहाँ चली गई, वो भी इस पैलेस से। इधर रोहित को इस तरह से हैरानी में देखकर अब यहाँ पर अनंता कहती है, वो तुम्हारे पापा से मिलने के लिए गई हैं और स्वाति उन्हें साथ में लेके गई है, इसलिए तब तक तुम अपने नाना जी से मिल लो। इधर अपनी नानी माँ की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है,
नाना जी से मिल लूं। अरे इससे तो अच्छा है कि मैं अपनी बेटी के साथ ही रहूं, क्योंकि नाना जी से मिलने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि उन्हें तो मैं हर समय नालायक ही दिखाई देता हूँ। वैसे क्या मैं पूछ सकता हूँ नानी माँ कि अनिका से क्या प्राइवेट बात करनी है, अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो। रोहित की इस बात पर अब नानी माँ रोहित के कान को खींचते हुए कहती है, इतने बड़े हो गए हो रोहित कि अपनी नानी माँ से सवाल कर रहे हो। मुझे पता है रोहित, वो तुम्हारी बीबी है, लेकिन हाँ उसका मुझसे भी कोई रिश्ता है, इसलिए मुझे जो बात करनी है वो मेरे और अनिका के बीच की है। अब यहाँ पर अपनी नानी माँ की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, नहीं नानी माँ, आप कुछ गलत समझ रही हैं, ऐसी बात नहीं है। अरे वो क्या है ना कि मुझे आपके हाथ का बना हुआ सांभर खाने का काफ़ी मन कर रहा है। अब जब अगर आप यहाँ पर हैं तो काश आप वो मेरे लिए बना देती। अब रोहित की ये बात सुनते ही यानी अनंता के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और अब वो कहती है, तुम ऐसा करो, अगर ऐसा है तो तुम अभी यहाँ पर बने हुए गार्डन में जाकर कुछ वेजिटेबल्स लेकर आओ, तब तक मैं कुछ ही देर में किचन में आती हूँ। जब तक मैं अनिका से बात करके आती हूँ तब तक तुम सारा का सारा सामान किचन में तैयार रखना। यहाँ पर अनंता की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, क्या वाकई में नानी माँ आज आप मेरे लिए सांभर बनाएंगी? रोहित की इस बात पर अनंता हाँ में अपना सिर हिला देती है और उन्हें ऐसे देखकर अब रोहित उन्हें अब हक करता है और कहता है, सच में नानी माँ आप कितनी अच्छी हैं। ओह नानी माँ, यू आर द बेस्ट। जैसे रिया हमेशा से ही मक्खन लगाती थी, आज रोहित बिल्कुल अपनी नानी माँ के सामने ऐसे कर रहा था। अब उसे देखकर अब यहाँ पर अनंता कहती है, हाँ अब ज़्यादा रिया की तरह रिएक्ट मत करो। अब उसकी ये बात सुनकर अब रोहित कहता है, ठीक है नानी माँ, लेकिन हाँ मूंग की दाल का हलवा भी। रोहित की इस बात को सुनकर अनंता कहती है, ठीक है, मैं मूंग की दाल का हलवा भी बना दूंगी, लेकिन क्या वो मैं घी में बनाऊं? तुम्हें चलेगा घी? इस बात पर अब रोहित हाँ में अपना सिर हिला देता है और अब वो वहां से जाने लगता है। इधर रोहित को वहीं जाता हुआ देखकर अब अनंता भी अनिका के रूम की तरफ बढ़ जाती है।